Hello dear students, let us start today's lecture Heisenberg uncertainty principle. This is a very important question for understanding the we can say detail of quantum physics और ब्यूटी ऑफ क्वांटम फिजिक्स। यानी कि हम जो क्लासिकल में काम करते हैं और क्वांटम में जो हम लोगों ने काम करना है उसमें जो सबसे एक मेजर जो डिफरेंस है वो हमें इस क्वेश्चन के अंदर आज पता लगेगा। जैसे हम क्लासिकल की अगर बात करें, सबसे पहले मैं उसी सिस्टम पे आता हूँ समझने के लिए, क्वेश्चन की स्टार्ट करने के लिए। अगर आप क्लासिकल फिजिक्स को लेते हैं और सपोज करते हैं कि आपके पास एक मूविंग पार्टिकल है, सपोज वी हैव ए मूविंग पार्टिकल, तो वो जो मूविंग पार्टिकल है क्लासिकल फिजिक्स का, उसका जैसे सपोज करो कि वो इस तरीके से मूव कर रहा है ऑन एक्स एक्सिस, लाइक ऑन एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर उसकी कोई एक पोजीशन है x1 और वो ट्रैवल कर रहा है, तो उसकी कोई वेलोसिटी है v1 और उसका मास सपोज कर लेते हैं m है, तो हम यहाँ पे mv1 निकाल सकते हैं, यानी कि उसका मोमेंटम आ जाएगा। क्लासिकल फिजिक्स में ये पॉसिबिलिटी हमारे पास रहती है कि हम उसका पोजीशन और मोमेंटम जो है वो एक्यूरेटली मेज़र कर सकते हैं। इन केस हम उसका साइमल्टेनियसली मेज़र करना चाहेंगे तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो क्लासिकल फिजिक्स ये कहती है कि हमारे पास बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम कैन बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली एंड विद एक्यूरेसी। ये भी अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उनको हम साइमल्टेनियसली और एक्यूरेटली मेज़र कर सकते हैं, लेकिन ये कब हो सकता है? जब वो क्लासिकल में हो, क्योंकि क्लासिकल में आपके पास डिफाइनाइट जो है वो ट्रेजेक्ट्री होती है। डिफाइनाइट ट्रेजेक्ट्री की वजह से आप प्रॉपर उसका पोजीशन और मोमेंटम जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। बट यही अगर हम सोचें क्वांटम के अंदर, इसी सेम केस को अगर हम डिस्कस करना चाहें क्वांटम फिजिक्स में, तो प्रॉब्लम क्या आती है, क्या चीज़ अलग हो जाती है? प्रॉब्लम हम नहीं कहेंगे उसको, क्या चीज़ अलग हो जाती है कि क्वांटम फिजिक्स में क्या रहता है कि आपके पास कोई पार्टिकल अगर ट्रैवल करता है, सपोज वी हैव ए पार्टिकल ट्रैवलिंग ऑन एक्स एक्सिस, लेकिन अब सिर्फ पार्टिकल नहीं है क्वांटम फिजिक्स में, उसके साथ उसकी वेव भी एसोसिएटेड है, डी ब्रोगली वेव जिसको हम कह सकते हैं। तो ये जो कंसेप्ट हमने क्लासिकल में इंट्रोड्यूस किया, पढ़ा जिसके बारे में कि उसके साथ उसकी वेव भी है, तो इस कंडीशन के अंदर अब हमारे पास अगर पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है तो उसके साथ उसका वेव है, यहाँ पे वेव पैकेट भी जनरेट होगा, और जो वेव ट्रैवल करेगी वो वेलोसिटी जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, इट मे बी सम डिफरेंस। वेव पैकेट ट्रैवल करेगा, वो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के साथ ट्रैवल करेगा या सेंटर ऑफ मास की वैल्यू से ट्रैवल करेगा। तो हमारे पास ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम उस वेव पैकेट का, जो वेव पैकेट यहाँ पे बनेगा, उस वेव पैकेट की बात अगर हम करें, सपोज हमारे पास इतना बनता है फॉर एनी केस, अगर इतना वैल्यू हमारे पास वेव पैकेट का बन गया, किसी एक सिंगल उसकी जो वैल्यू आती है वेव फंक्शन की, तो उसके बाद में यहाँ से लेकर यहाँ तक वो वेव पैकेट का मतलब क्या है? सुपरपोजिशन ऑफ नंबर ऑफ वेव्स, पार्टिकल ट्रैवलिंग की वजह से। तो इस जगह से लेकर इस जगह तक इस वेव पैकेट की रिप्रेजेंटेशन है, तो पार्टिकल हमें यहाँ से यहाँ कहीं भी मिल सकता है। हाँ, इतना डिफाइन है कि वो इस एरिया में मिलेगा, बट इस एरिया में वो कहाँ मिलेगा ये डिफाइन नहीं है। मतलब ये हुआ कि पहले जो क्लासिकल में आप कह रहे थे कि उसकी पोजीशन एग्जैक्टली डिफाइंड है कि वो कहाँ है, उस तरीके से हमारे पास में एग्जैक्टली डिफाइंड नहीं है, क्योंकि हमने क्वांटम में काम करना है वेव फंक्शन से। और वेव फंक्शन क्या है? वेव फंक्शन आपको उस वेव का फंक्शन है जो उस पार्टिकल की वजह से प्रोड्यूस हुई, तो वो सिर्फ ये बताएगा कि जितना ज़्यादा इसका वैल्यू होगा पार्टिकल मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, जितना कम वैल्यू होगा प्रोबेबिलिटी उतनी कम हो जाएगी, लेकिन वो एग्जैक्ट तो नहीं बताता। इसलिए हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि हमें वो एरिया पता है, रेंज पता है, बट इतना तो अनसर्टेन है ना कि यहाँ से यहाँ कहीं भी मिल सकता है। तो इस वजह से पोजीशन अनसर्टेनिटी यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाती है, एज वेल एज मोमेंटम अनसर्टेनिटी भी यहाँ पे रहती है। तो आप ये बोलेंगे कि इन क्वांटम फिजिक्स पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल
कैन नॉट बी measured simultaneously with accuracy। ये आपने यहाँ पे याद रखना है, यही ब्यूटी है क्वांटम फिजिक्स की कि क्लासिकल में आप ये काम कर सकते हैं, क्वांटम में आप ये काम नहीं कर सकते। तो यहाँ से हम लोग एक स्टेटमेंट प्रोड्यूस करते हैं कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, उसकी एक बेसिक स्टेटमेंट हम बनाते हैं। वो स्टेटमेंट मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर, इसको एग्जाम में लिखेंगे, एक्यूरेटली बोथ position and momentum of a moving particle in same direction। क्लियर? लाइक अगर एक पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस तो उसका पोजीशन हम मान लेते हैं x और उसका मोमेंटम मान लेते हैं हम px। तो हमारे पास इन दोनों का मेजरमेंट इस पार्टिकल के लिए अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स एक साथ मेजर करना और विद एक्यूरेसी मेजर करना बहुत मुश्किल है, नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे हाइजेनबर्ग ने इसके लिए दिया है, ठीक है, ओके। इफ़ अगर उसने थोड़ा सा और मेजरमेंट का हमारे पास एक क्राइटेरिया दिया था, कहता है कि अगर x हमारे पास पोजीशन है उस पार्टिकल का और px जो है वो उसका मोमेंटम हम मानते हैं, तो अनसर्टेनिटी जो वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी बार बार बोल रहे हैं, वो अनसर्टेनिटी का मतलब सर्टेनिटी ना होना वैल्यू में, और वो कितनी हम मानते हैं उसके अकॉर्डिंग एक अगर हम फॉर्मूला बनाना चाहें इसका तो बन सकता है। इफ़ वी एज्यूम डेल्टा एक्स बी द uncertainty in position and delta px if the particle is moving along x axis and delta px be the uncertainty in momentum, then according to Heisenberg uncertainty principle delta x dot delta px means their product of both of them approaches to h cut, और h cut कितना है h by 2 पाई। ये उसने एक हमारे पास स्टेटमेंट दिया था कि अगर आप पोजीशन और मोमेंटम अनसर्टेनिटी स्टडी कर रहे हैं तो आपके पास उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, h कट के अप्रोक्सीमेट रहेगा या h by 2 पाई रहेगा। h कट भी अपने आप में एक प्लैंक्स कांस्टेंट का सेकंड हम कह सकते हैं फेज है, जैसे यहाँ पे 2 पाई से डिवाइड करने के बाद में इसकी वैल्यू बनती है, और कट यहाँ पे लगाए इसलिए इसको h कट कहते हैं। और ये h हमारे यूज टू है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। इसको अगर आप y एक्सिस और z एक्सिस के लिए लिखना चाहें तो भी आप उसमें नोट कर सकते हैं, उसी सेम तरीके से उसको डिफाइन किया जाएगा, सिंपल है। लाइक सिमिलरली डेल्टा y डॉट डेल्टा पी वाई, सिमिलरली डेल्टा z डॉट डेल्टा पी जेड, and their values also approaches to h cut और h by 2 pi। तो ये जो हमारा रिजल्ट है ये है आपका अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम एंड पोजीशन, यानी ये इक्वेशन कहलाती है, दिस इक्वेशन नोन एज पोजीशन मोमेंटम अनसर्टेनिटी। ये आपने याद रखना है। अब ये सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ पोजीशन और मोमेंटम पर ही अनसर्टेनिटी अप्लाई कर सकते हैं, हम आगे फर्दर भी बहुत सारी चीज़ों पे अप्लाई कर सकते हैं। लाइक जितने भी कैनोनिकल कंजुगेट्स हैं, अब कैनोनिकल कंजुगेट्स कौन कौन से हैं थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे ले लेते हैं। जिनका जो प्रोडक्ट है
हैज़ ए डायमेंशन ऑफ एक्शन लाइक पोजीशन मोमेंटम, जैसे यहाँ पे हो गया, ये डायमेंशन ऑफ एक्शन को शो करता है। सिमिलरली अगर हम बात करें कैनोनिकल कंजुगेट की, तो हम एनर्जी और टाइम को ले सकते हैं, ये हो सकता है। हम बात करें एंगल और एंगुलर मोमेंटम की, तो हम जे और थीटा को ले सकते हैं। इस तरीके से इनमें भी अनसर्टेनिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है। इफ़ वी आर यूज टू मेज़र दैम साइमल्टेनियसली वी कैन नॉट मेज़र दैम विद एक्यूरेसी, ये आपने यहाँ पे लेना है। तो इसका मैं सेकेंड फेज भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जो हमने किया अभी वो था हमारा टाइम, पोजीशन एंड मोमेंटम अनसर्टेनिटी। अब हम इसमें कर सकते हैं एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी। एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी। एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी में स्टेटमेंट कुछ उसी तरीके से आपने यूज़ करना है जैसे अभी किया था पोजीशन और मोमेंटम के लिए। क्या करेंगे आप इसके अंदर, इफ डेल्टा ई बी द अनसर्टेनिटी इन एनर्जी मेजरमेंट and delta t be the uncertainty in time measurement, then according to Heisenberg uncertainty principle डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी अप्रोचेज टू एच कट। ये हमारा एक स्टेटमेंट हो जाएगा लाइक एनर्जी एंड टाइम अनसर्टेनिटी। ठीक है, इस रिलेशन से हम लोग ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि अगर आप एनर्जी को कम अनसर्टेन करना चाहते हैं यानी एक्यूरेसी लाना चाहते हैं तो टाइम में बढ़ जाएगी, टाइम में अगर आप एक्यूरेसी लाना चाहते हैं तो एनर्जी में अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। इस तरीके से आप इस स्टेटमेंट को समझ सकते हैं। सिमिलरली हम स्टेटमेंट दे सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब यहाँ एंगल से ही है, एंड एंगुलर मोमेंटम अनसर्टेनिटी, ये भी हम लोग इसमें डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये तो था हमारा एनर्जी और टाइम का। अब हम करेंगे एंगल और एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, यानी कि जे एंड थीटा का। तो उसमें भी आप स्टेटमेंट दे सकते हैं क्या, इफ डेल्टा जे इज द uncertainty in measurement of angular momentum and delta theta is the uncertainty of एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह दो उसको या एंगल कह सकते हैं, इन अनसर्टेनिटी ऑफ एंगल, देन अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेल्टा जे डॉट डेल्टा थीटा अप्रोचेज टू एच कट। तो ये इसका स्टेटमेंट यहाँ पे लिया जा सकता है। तो ये जो इक्वेशन बनी है लाइक डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी अप्रोचेस टू एच कट, डेल्टा जे इंटू डेल्टा थीटा अप्रोचेस टू एच कट, ये सब इक्वेशंस जो हैं ये हमारे लिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को शो करती हैं फॉर पोजीशन टाइम, फॉर एनर्जी टाइम, फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर मोमेंटम। तो ये मतलब कि एक अलग अलग कंडीशंस के अंदर आप उसको आंसराइज कर रहे हैं। अगर हम एक जनरलाइज स्टेटमेंट प्रोड्यूस करना चाहें, एग्जैक्ट स्टेटमेंट, तो वो कुछ इस तरीके से हो सकता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एग्जैक्ट स्टेटमेंट ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एग्जैक्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या हो सकती है, द प्रोडक्ट ऑफ, ये एज चीज आपने यूज करना है, द प्रोडक्ट ऑफ
certainties involved in measurement of any pair, ये ध्यान रखना है, दो क्वांटिटी होनी चाहिए, any pair of canonical conjugate वेरिएबल। कौन कौन से वेरिएबल, जैसे भी हमने बात किया पोजीशन और मोमेंटम का, ये लीनियर मोमेंटम था हमारा। हमने अभी बात किया एनर्जी और टाइम का। अभी हमने बात किया एंगल एंड उसके साथ हमने बात किया एंगुलर मोमेंटम का। तो इस तरीके से जो कैनोनिकल क्वांटिटीज़ होती हैं उन सभी क्वांटिटीज़ का जो रिजल्ट है दैट कैन नेवर बी लेस देन that of the order of h cut by 2, यानी कम से कम कितना हो सकता है, h cut by 2 हो सकता है और मैक्सिमम h cut हो सकता है, पर उससे कम नहीं होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है यहाँ से यहाँ का, ये आपका है एग्जैक्ट स्टेटमेंट ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये आपने याद रखना। अब मैं इनके सबके इक्वेशन के फॉर्मेट यहाँ पे आपको डाल देता हूँ। सबसे पहले हमने किया, रिकॉल हो जाएगा, डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स never less than h cut by 2. Similarly, delta y delta py greater than equal to h cut by 2. Similarly, delta z delta pz greater than equal to h cut by 2. ये तो हो जाएगी हमारी पोजीशन और मोमेंटम की। उसके बाद हमने किया डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी इज़ ग्रेटर देन एच कट बाई 2, ये होगी हमारी एनर्जी की। उसके बाद हमने किया डेल्टा जे डॉट डेल्टा थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाई 2, ये हो जाएगी हमारी एंगुलर मोमेंटम और एंगल की। तो ये कंप्लीट हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट हम करते हैं इसके अंदर प्रूफ ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फ्रॉम डी ब्रोगली वेव पार्टिकल ड्यूलिटी। यानी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में आपने कहा था इफ ए पार्टिकल माइक्रो पार्टिकल मूविंग in any direction then a wave is also associated with that particle। तो उसको करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। आपने एग्ज़ाम में डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का लिखना है और वो बड़ा सिंपल है। ए मूविंग पार्टिकल एसोसिएट, मैं लिख देता हूँ, ए मूविंग पार्टिकल एसोसिएट ए वेव with its motion, not wave packet। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, उसको हम लोग लेके चलेंगे। ग्रुप ऑफ वेव कह सकते हैं और उसकी वेलोसिटी जो होगी वो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की वैल्यू के इक्वल होगी, ये हमने यहाँ पे रखना है ध्यान पे। अब हम प्रूफ की बात करते हैं तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। हम दो कंपोनेंट को लेके चलते हैं। लेट अस कंसीडर, आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर ए ग्रुप ऑफ वेव्स हैविंग कंपोनेंट्स like two components having two components of similar amplitude and slightly different of frequencies like omega 1 and omega 2। ठीक है, दो कंपोनेंट हमने लेट करें तो उनका जो वेव फंक्शन है वो क्या होगा। लाइक फर्स्ट का हम मान लेते हैं a sin omega 1t minus k1x where k1 is propagation constant, omega 1 is frequency of first component, a is the amplitude, वो दोनों में सिमिलर रहेगा, t टाइम है, x हमारी पोजीशन है। सिमिलरली सेकंड बनाना चाहेंगे तो वो हम लिख सकते हैं इसी तरीके से a sin ओमेगा 2t माइनस k2x। ये हमारे पास दो फंक्शन, दो कंपोनेंट रिप्रेजेंट करने के लिए दो वेव फंक्शन हमने ले लिए। अब क्योंकि हमने
जैसे कहा था कि वेव पैकेट इनके कम्बिनेशन से प्रोड्यूस होगा, तो उसको इनको ऐड करते हैं, रिजल्टेंट बनाते हैं। रिजल्टेंट वेव फंक्शन क्या बनेगा? रिजल्टेंट वेव फंक्शन विल बी सुपरपोजिशन ऑफ बोथ ऑफ टू बाय एडिंग psi1 एंड psi2। तो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, हम उन वैल्यूज़ को इसमें यूज़ कर लेते हैं। वैल्यूज़ हमारे पास जो हैं उसको यूज़ करने के बाद क्या बनेगा? इट विल बी a sin ω1t माइनस k1x प्लस अगेन a sin ω2t माइनस k2x। अब इसका फार्मूला जो है वो ओपन कर लेते हैं। लेफ्ट में हमारे पास क्या है? वेव फंक्शन साई है बिल्कुल टू 2a, ठीक है। इसमें आप फार्मूला लगा देना साइन a साइन b का, उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्टेंट बन जाएगा 2a साइन ω1 प्लस ω2/2 इंटू टी माइनस k1 प्लस k2/2 इंटू एक्स एंड प्रोडक्ट विद कोस ऑफ ω1 माइनस ω2/t बाई 2 इंटू टी एंड माइनस k1 माइनस k2 डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स, ठीक है, डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको जस्टिफाई करते हैं, क्योंकि हमारे पास हमने कहा था स्लाइट डिफरेंट ऑफ फ्रिक्वेंसीज, तो इतना ज़्यादा रिजल्ट नहीं है। अगर इनको जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कहीं ना कहीं किसी एक के बराबर आएगा। तो इसको हम लोग जनरलाइज कर देते हैं कि ये ओमेगा है, ओमेगा में प्लस ω2/2 इज अप्रोक्सीमेट टू ओमेगा। तो ये बन जाएगा 2a साइन ω t माइनस उसको भी k मान लेते हैं, ठीक है, एंड कोस, ये हमारे पास डिफरेंस है तो इसको हम कर लेते हैं डेल्टा ω/2 इंटू टी, ये भी डिफरेंस है तो ये डेल्टा kx/2। ये हमारे पास एक आंसर बन गया रिजल्टेंट वेव फंक्शन का। अब इसका अगर हम रिप्रेजेंटेशन करें, इसका रिप्रेजेंटेशन अगर हम करना चाहें तो कुछ इस तरीके से आप उसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ये जो मैं कवर बना रहा हूँ, बड़ा सारा वेव मैंने प्रोड्यूस किया है, ये एनवलोप है, इसको वेव पैकेट कहते हैं। और इसके अंदर ये नोड पॉइंट है, ये भी नोड पॉइंट है, ये भी हमारे पास क्या है? नोड पॉइंट है। अब जो अंदर इसके वेव ट्रेवल हुआ वो कुछ इस तरीके से हुआ है। तो जो 2 कंपोनेंट आपने बनाए हैं, ये जो कंपोनेंट है ये है इस एनवलप का, और ये जो कंपोनेंट है ये है हमारे इंटीरियर के अंदर जो वेव ट्रेवल करें उनका। इसका जिक्र हम लोग पहले जो क्वेश्चन किए थे उसके अंदर कर चुके हैं। अब हमने जो प्रूफ करना है उसकी बात हम करते हैं। अब पार्टिकल कहाँ से कहाँ मिलेगा आपको? पार्टिकल एक नोड से दूसरे नोड के बीच में मिलेगा। तो हमें इतने डिस्टेंस में इंटरेस्ट है, पार्टिकल यहाँ कहीं भी मिल सकता है, यानी कि ये अनसर्टेनिटी है। ओके, अगर यहाँ मिलेगा या यहाँ मिलेगा, तो यहाँ मिलेगा तो भी वेव फंक्शन 0 हो जाएगा, यहाँ मिलेगा तो भी, यानी इतने एरिया में कहीं भी हो सकता है। अब 0 यहाँ आके होगा, यहाँ आके होगा, तो कब होगा? इस ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर देखना है आपने, जब ये 0 होगा। ये 0 कब होगा? जब आपके पास ये कोस का जो रिजल्ट है ये क्या होगा? 0 होगा। यानी नोड कब बनेगा? नोड इज फॉर्म्ड व्हेन cos of delta ω/2t माइनस डेल्टा k/2x इज इक्वल टू 0। ये कब 0 होगा? when cos is जनरलाइज्ड बाई 2n प्लस 1 π/2 वैल्यू हैविंग n, यहाँ पे 0 1 2 अप्रोक्सीमेटली जितना भी हो सकता है वो आप इसमें ले सकते हैं। ये रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अब आप इन एंगल्स को इक्वल कर सकते हैं। एंगल्स को इक्वल करेंगे तो हमारे पास डेल्टा ω/2t माइनस डेल्टा k/2 इंटू एक्स जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? 2n प्लस 1 π/2 की। ये जनरलाइज हमने कर दिया। अब इससे हम लोग पोजीशन बनाते हैं कि सपोज ये हमारा फर्स्ट नोड है, ये हमारा सेकेंड नोड है, इसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। अब फर्स्ट और सेकंड नोड की अगर उस इक्वेशंस के थ्रू हम बात करें तो थोड़ा एज्यूम कर लेते हैं इसमें। लेट इफ x1 एंड x2 बी द पोजीशंस ऑफ 2 नोड्स, और वो नोड्स भी कौन से? जो सक्सेसिव हों, एक के बाद दूसरा, विद एट सेम टाइम, एट सेम टाइम t। तो क्या रहेगा?
डेल्टा ओमेगा बाई 2t माइनस डेल्टा के बाई 2x1 आ जाएगा किसके बराबर, 2 1 + 1 पाई बाई 2। सिमिलरली डेल्टा ओमेगा बाई 2t माइनस डेल्टा के बाई 2x2 आ जाएगा किसके बराबर, 2 1 + 3 बाई पाई बाई 2। ये आपने लेके चलना है। अब यहाँ अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं इन दोनों इक्वेशंस का डिफरेंस अगर करते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड से फर्स्ट को, यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास 2 1 कट जाएगा, आपके पास डेल्टा ओमेगा बाई 2t ये कट जाएगा, आपके पास एक तो ये फैक्टर बचेगा, एक आपके पास ये लास्ट वाला वैल्यू बचेगा, जिनका डिफरेंस करने के बाद रिजल्ट क्या आता है, बाई सब्ट्रैक्टिंग, इसको मैं देता हूँ 2, इसको देता हूँ 1 फ्रॉम 2, रिजल्ट रहेगा हमारे पास डेल्टा के बाई 2 x1 माइनस x2 इक्वल टू पाई। ठीक है भाई, तो ये जो आंसर है इसको अब हम फॉर्मेट कर लेते हैं फर्दर हमारे लिए। ये x1 माइनस x2 क्या है, इसको डेल्टा x लिख सकते हैं। ठीक है, ये अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, क्या हम कहते हैं मेजरमेंट एरर इन पोजीशन हो सकता है। डेल्टा x विल बी इक्वल टू, ये चला जाएगा इधर 2 पाई बाई डेल्टा k। ठीक है, ये बन गया हमारा तीसरा इक्वेशन। अब k की वैल्यू पुट करते हैं, पुट k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। लैम्डा होता क्या है, लैम्डा होता है हमारे पास h बाई पी, इसको यूज़ कर लो, ये हो जाएगा 2 पाई बाई h और p चला जाएगा ऊपर। अब यहाँ अगर आप डेल्टा k लगाते हैं तो इधर तो सारा कुछ कांस्टेंट है सिवाय p के, तो ये लग जाएगा, इसको पुट कर दो नंबर 3 के अंदर। सो डेल्टा x की जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगी आपके पास, इज इक्वल टू 2 पाई, पहले था हमारे पास डेल्टा के की वैल्यू पुट करनी है तो डिवाइड बाई 2 पाई ऑल्सो, इसमें नीचे ये ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाली क्वांटिटी नीचे आ जाएगी, ये कट गया आपस में। तो डेल्टा के इंटू डेल्टा पी क्या बन गया आपके पास, h बन गया, सॉरी h कट नहीं h बनेगा। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, इसको हम जनरलाइज कर देते हैं। अगर हम बात करें कंप्लीट सिस्टम के लिए, फॉर ए लार्ज ग्रुप, फॉर ए लार्ज ग्रुप ऑफ वेव्स हैविंग कंटिन्यूसली वेरिंग फ्रीक्वेंसी एंड पोजीशन, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो रिजल्ट आया हमारा डेल्टा x डॉट डेल्टा p, इसको हम लोग लिख सकते हैं अप्रोचेस टू h कट बाई 2, और यही हमारा है अनसर्टेनिटी का स्टेटमेंट। तो ये आपका प्रूफ हो गया फ्रॉम डी ब्रोगली।